नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। हिंदुस्तान की आज की तारीख में न्यायालयों के बाद यानी कि अदालतों के बाद अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा प्रेशर है तो वो है केंद्रीय जांच एजेंसीज। और इन एजेंसीज में आजकल ईडी और सीबीआई सबसे ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं, बेहद मसरूफ हैं। वैसे तो इन जांच संगठनों पर भ्रष्टाचार और गैर कानूनी मामलों पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आजकल इन्हीं एजेंसियों पर सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। और यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। ये है 24 की तैयारी। विपक्षी राज्यों में ही अपराध, सत्ता पक्ष कैसे पाक साफ। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही, देश में ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय एजेंसियों की शिफ्ट डबल और ट्रिपल हो गई। विपक्षी पार्टियों की क्राइम कुंडली खोली जा रही। ईडी सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी करके अलग अलग पार्टी के नेताओं को रिमांड पर ले रही और हर गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत में तेजी से उबाल आ रहा है। इसी कड़ी में सीबीआई ने रविवार को पश्चिम बंगाल में नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घरों समेत 15 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की एक टीम आज सुबह हकीम के दक्षिण कोलकाता के घर पर पहुंची। दरअसल सीबीआई पश्चिम बंगाल में नगर निकायों की तरफ से की गई भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। बंगाल सरकार में पूर्व मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी के विधायक मदन मित्रा के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मंत्री फिरहाद हकीम शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के मंत्री हैं। फिरहाद हकीम का टीएमसी और अपने इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। जैसे ही तलाशी शुरू हुई, हकीम के समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोलकाता के अलावा सीबीआई उत्तर 24 परगना के हाली शहर और कांचरापाड़ा भी गई। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम हाली शहर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के घर गई। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम तृणमूल नेता अंशुमन रॉय के घर भी गई। जो ईडी ले गई है वो अपने हिसाब से जांच पड़ताल किया होगा, उसने किया होगा अपने हिसाब से और अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं। ममता बनर्जी जी के अंदर प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम का एक डर पैदा हो गया। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले तो वहाँ की जनता, वहाँ की उन्हीं की पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग, टीएमसी की सरकार से पूछने लगे कि हमारा प्रधानमंत्री आवास कहाँ है। उसमें घबराहट पैदा हुई और बड़े पैमाने पर वो चाहे कारपोरेशन हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, उसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी जांच हो रही है। सीबीआई और ईडी उसका ऊपर बीजेपी पार्टी जिस तरह से चाहते हैं इसी तरह से इन्होंने काम करना शुरू करते हैं। एजेंसी का ऊपर प्रेशर आते हैं ऊपर से, तो दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। थोड़ा समझ के, थोड़ा धीरे, और ये बहुत इन्वेस्टिगेशन कोर्ट का डायरेक्शन पर भी होता है, तब विचारालय की भी सोचना चाहिए। जो सर्विस का नकली देने का जो दुर्नीति है
उस दुर्नीति का साथ फिराद हाकिम और मदन मित्रों का नाम बार बार आ रहा था और सीबीआई के हाथ में जरूर कोई सबूत आया। उस सबूत का भित्ति में सीबीआई आज सुबह से फिराद हाकिम और मदन मित्रों का घर में रेड कर रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने किसी चोर का घर में सीबीआई या ईडी पहुंचने का साथ साथ शुरू कर देता है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक आक्रोश से किया गया है। जनता का पैसा चोरी हुआ, उसी को उद्धार करने के लिए सीबीआई का और ईडी का रेड चल रहा है। दो खिलौने जो उनके हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के हाथ में, सीबीआई और ईडी, छोड़ दो इसको, मंत्रियों के पीछे छोड़ दो। ये है केवल बदनाम करने का एक गेम और सोच रहे थे इससे जो अगर कुछ फायदा उनको मिल सके, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हम जो असली मुद्दों पे लेके लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई जारी रहेगा। ये केवल मात्र बीजेपी जो बीजेपी के विरुद्ध लड़ेगा उनके पास पहुंचेगा। जहां भी आप बोलो, जो भाजपा सरकार जहां जहां नहीं है वहां वहां ये दो खिलौने पहुंच जाते हैं, इन दो खिलौनों को भेजा जाता है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिन की ईडी के रिमांड में भेज दिया। संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। संजय सिंह पर शराब घोटाले का आरोप है। इसके साथ ही शराब घोटाले में ही गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया 221 दिन से जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई है। शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार संजय सिंह को भी दिल्ली की अदालत ने 10 अक्टूबर तक ईडी के रिमांड में भेज दिया है। अदालत में पेश होने के लिए जाते वक्त संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनाव से पहले बीजेपी के हार के डर वाली हताशा बताया। वहीं शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अपने नंबर 2 संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके घर अरविंद केजरीवाल पहुंचे। घर से बाहर आए तो कहा कि चवन्नी मिली नहीं, लेकिन गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो आरोप है, आपने जो आरोप है बोला गया पैसे लिए आपने, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। एक तरफ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जांच है, गिरफ्तारी है और रिमांड है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल हैं, सियासत है, प्रदर्शन है और ईडी के दुरुपयोग का आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के डर से सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही आरोप यह भी है कि सत्ता पक्ष ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं को डराने के लिए कर रहा है या सिर्फ विरोधी दल के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है, जिससे सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि आज जो विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी अपने राज्य में विरोधियों को दबाने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल खूब किया। हालात ये हो चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करते हुए सीबीआई को राजनीति के पिंजरे का तोता तक कहना पड़ गया था। लेकिन यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल कई गुना बढ़ी। आंकड़ों के मुताबिक यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज के 8 साल में ईडी की 27 गुना ज्यादा छापेमारी हुई है। यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज में नेताओं के खिलाफ 4 गुना ज्यादा मामले। यूपीए राज में 2 पूर्व मुख्यमंत्री जांच के घेरे में आए तो एनडीए राज में ईडी की जांच के रडार में 1 मुख्यमंत्री और 14 पूर्व मुख्यमंत्री आए। यूपीए राज में ईडी 3 मंत्रियों की जांच करती, जबकि एनडीए राज में ईडी 19 मंत्रियों को जांच के दायरे में लाती। यूपीए राज में 3 सांसद तो एनडीए राज में 24 सांसद जांच के दायरे में आते हैं। यूपीए राज में एक भी विधायक, पूर्व सांसद नहीं, लेकिन एनडीए राज में ईडी की जांच का घेरा 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद तक कस जाता है। ईडी की तरफ से कुछ दिनों पहले ही बताया गया है कि 2005 से जनवरी 2023 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 5,906 केस दर्ज किए, तो इसमें केवल 2.98% केस ही पूर्व सांसद, विधायक और दूसरे नेताओं पर हैं।
लेकिन ईडी के इस तरह के बयानों से विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष का मानना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम करती और सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही परेशान करती। जो सरकार घबरा रही है जनता से और विपक्ष के गठबंधन से, खासकर पीडीए की ताकत से, इसलिए जानबूझ करके छापे उन लोगों पर डाले जा रहे हैं जिससे डिमोरलाइज किया जा सके और जनता में उन्हें बदनाम किया जा सके। जिस तरीके से पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी खिलाफत हर दल कर रहा है। अगर यही बात है तो बीजेपी अपने लोगों के यहाँ ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है? इनकम टैक्स छापा क्यों नहीं मारे बीजेपी अपने यहाँ? जो इस सरकार के खिलाफ होगा उसके ऊपर इस तरह छापा पड़ेंगे। जो उनके इलेक्शन अलायंस पार्टनर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो बिल्कुल अपनी मेहनत में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फिर से विजयी बनाना है। पर पूरा देश देख रहा है किस तरीके से अपना ईमान धर्म सब छोड़कर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स बन गए हैं। और जनता 2024 में इनको इनकी जगह दिखाएगी और उम्मीद करती हूँ जब सरकार बदलेगी हम फिर से इनको एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज का दर्जा देंगे जहां बगैर किसी फेयर, बगैर किसी फेवर के और बगैर किसी सत्ताधारी पार्टी के अनुसार ये काम कर पाएंगे। चुनाव नजदीक आ गया और पॉलिटिकल लाइन ले नहीं पा रही है बीजेपी या टॉप जो इनके दो लोग हैं, तो इनको सीबीआई, ईडी वगैरह ना कहा जाए, बेकार बेचारे इन एजेंसीज को बदनाम कर रहे हैं। सत्ता शीर्ष पे बैठे दो लोगों को लगता है कि यही एकमात्र विकल्प है पॉलिटिकली डील करने का, तभी और बढ़ेगा। मैं आपसे कहूं कि प्रतिदिन एक सवाल आपका किसी न किसी रेड से होगा और ये जाहिर तौर पर संदेश देता है कि चीजें कहां तक पहुंच गई हैं। सर, जो है साल 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किए। इसके तहत ईडी को स्पेशल पावर दी गई। ईडी इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के आवास पर छापेमारी कर सर्च कर उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसके पहले किसी और इन एजेंसी के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में या चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। जांच एजेंसियों के हर एक्शन को विपक्ष के नेता सियासत से प्रेरित बताते हैं, दावा करते हैं कि डराने की कोशिश भले जांच के नाम पर हो लेकिन डरेंगे नहीं। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के दिन से ही देश में नए छापे जांच एजेंसियों की तरफ से शुरू हो गए थे। ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के परिसरों पर आयकर विभाग ने तलाशी ली। तेलंगाना में आईटी ने बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ से मुंबई तक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के ठिकानों पर छापे पड़ने लगे। सत्ता के खिलाफ विपक्षी एकजुटता वाली इंडिया गठबंधन बनने के बाद से विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि छापों के रडार में आगे और कौन कौन है। सिर्फ हाल के कुछ घोटालों के आरोप पर नजर डाले तो क्या स्कूल भर्ती घोटाले के आरोप में आगे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाले के आरोप में आगे तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? क्या शराब घोटाले के आरोप में ही अरविंद केजरीवाल तक भी गिरफ्तारी की आंच पहुंच सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के आरोप में ही अप्रैल में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला, रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाला या फिर दिल्ली का शराब घोटाला, ये सब ताजा मामले हैं जिनके जरिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज विरोधी पार्टियों पर एक्शन में हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और शिवसेना से लेकर एनसीपी तक सीबीआई और ईडी की नजर है। अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है जिनको लेकर सवाल है कि क्या आगे भ्रष्टाचार के आरोप में इन तक जांच एजेंसियों के हाथ शिकंजे के शक्ल में पहुंच जाएंगे, बल्कि इस दायरे में कई नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मिले फंड की अनियमितता को लेकर ईडी की जांच के घेरे में है। उनसे पूछताछ हो चुकी है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में हैं, पूछताछ हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी जम्मू कश्मीर बैंक मामले में जांच कर रही है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के दौरान आया। पंजाब में ही कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ अवैध खनन मामले में ईडी जांच कर रही। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर चुकी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं। सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही। बिहार में लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव तीनों के खिलाफ सीबीआई लैंड फॉर जॉब केस में जांच कर रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार ईडी पूछताछ के लिए बुला रही। मामला जमीन घोटाले का है। महाराष्ट्र में शरद पवार पर 2019 महाराष्ट्र सहकारी बैंक से जुड़े अनियमितताओं में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसे लेकर ईडी जांच कर रही। वहीं उद्धव ठाकरे पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, जिसकी जांच भी ईडी के दायरे में है। विपक्ष शासित राज्यों में सीबीआई, ईडी जैसी सेंट्रल जांच एजेंसियों की एंट्री और एक्शन पर सवाल उठते रहे। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई और ईडी विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते, जिसे लेकर गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी एक्शन लेने की शुरुआत की। आपको बता दें कि विपक्ष शासित 10 राज्य ऐसे हैं जहां सीबीआई बिना राज्य सरकार के परमिशन के कोई जांच या धरपकड़ नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम, मेघालय और राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु भी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बैन लगाने वाले राज्यों में शुमार है। इन राज्यों में सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसी शिकायत पर बिना राज्य सरकार की सहमति प्राप्त किए कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तमिलनाडु में ईडी से लंबी पूछताछ के बाद जब एक्साइज मिनिस्टर बालाजी सेंथिल गिरफ्तार हुए तो एमके स्टैलिन सरकार के गृह मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर कहा कि किसी भी तरह की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। बिहार में भी लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसने पर आरजेडी ने राज्य में ऐसे ही आदेश लाने की कवायद तेज की, लेकिन लालू प्रसाद को महागठबंधन का साथ नहीं मिला। केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री बैन में एक छूट शामिल है। छूट के मुताबिक अगर जांच किसी न्यायालयीय आदेश या राज्य सरकार की तरफ से जांच करवाई जा रही है तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हकीकत यह है कि जब भी किसी मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच की जरूरत महसूस होती है तो लोग हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और कोर्ट अगर इजाजत देता है तो जांच होती है। और यही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जहां कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर धड़ाधड़ छापेमारी हो रही है। चुनावी मौसम में ईडी और सीबीआई के बढ़ते एक्शन ने सवाल उठाया है कि आखिर सारे एक्शन विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं पर ही क्यों। ये सवाल तब भी सामने आते थे जब कांग्रेस या यूपीए की सरकार रही है, लेकिन जिस तेजी से पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है, उससे आने वाले वक्त में देश की राजनीति का पारा हाई होना तय है। और ईडी सीबीआई के रेड चुनावों को किस करवट लेकर जाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।